नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग संधि को पढ़े थे और उसमें पढ़े थे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो उस वीडियो में हम लोग स्वर संधि को अच्छे से पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो जहां पर स्वर एवं व्यंजन दोनों वर्णों के योग से संधि बने वहां व्यंजन संधि होगा। एक बार पुनः देखते हैं कि जहां पर स्वर एवं दोनों वर्णों के योग से संधि बने वहां व्यंजन संधि होगा। जैसे स्वर प्लस व्यंजन तब भी व्यंजन संधि होगा, और व्यंजन प्लस स्वर रहेगा तब भी व्यंजन संधि बनेगा, और व्यंजन प्लस व्यंजन रहेगा तो व्यंजन संधि होगा। नोट में देखते हैं कि स्वर संधि प्रकार में बटा है, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है कि नियमों में आधारित यानी बधी है। जो स्वर संधि हम लोग पढ़े थे वो प्रकारों में बटा है। स्वर संधि के कितने प्रकार हम लोग पढ़े हैं? तो 5 प्रकार के पढ़े थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 स्वर संधि के प्रकार थे। लेकिन जो व्यंजन संधि है उसमें हम लोग व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में प्रकार नहीं होता है, उसमें नियम होता है। तो चलिए हम लोग व्यंजन संधि का नियम, पहला नियम को देखते हैं। तो देखिए नियम 1 क्या कहता है कि यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज झ आए तो त का ज हो जाएगा। एक बार देखिए, जो पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए तो पूर्व पद यानी जो पहला खंड है उसका अंतिम अक्षर, और उत्तर पद का जो पहला अक्षर है उसमें कह रहा है कि ज झ आए तो जो त वर्ण है उसका ज हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। देखिए दिया है कि गज जननी, और एक है उज्जवल और दूसरा है उज्झटिका। अब गज जननी का देखते हैं तो जगत धन जननी, तो जगत ये प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है तो त यहाँ पे आया है, और जननी, और नियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो है दूसरे खंड के पहले अक्षर में ज या झ आए। तो देखिए दूसरा खंड ये है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद है जो जगत है, तो जगत इसका अंतिम जो त वर्ण है, और जननी ये उत्तर पद है तो ये ज से शुरू हो रहा है, जननी। तो हम लोग नियम में देखे थे कि ज या झ आए तो जो ये त है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका संधि होगा जग जननी, जग जननी। फिर है इसी प्रकार से उज्जवल, तो उज्जवल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। अब त है यहाँ पे और ज आ रहा है, तो त के जगह पर अगर जो है उत्तर पद में ज आ रहा है तो त के जगह पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, तो उज्जवल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक झ भी नियम में आया था कि ज और छ आए तो ये तो त वाला देखें कि कैसे परिवर्तित होता है ज में। अब एक देख लेते हैं झ वाला, तो उज्झटिका का देखते हैं। तो उत धन झटिका, यहाँ पे देखिए ज नहीं दिया है। अभी हम लोग इसमें 2 नियम में पढ़े हैं कि जो त है वो ज में परिवर्तित हो जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि उत धन झटिका, तो यहाँ उत त तो है लेकिन यहाँ झटिका है, और नियम में हम लोग पढ़े भी थे कि ज झ आए तो जो त है यहाँ पे ज हो जाएगा, या ज रहेगा तब भी, झ रहेगा तब भी ये त का परिवर्तित ज के रूप में होगा। तो देखिए त धन ज का ज बन गया है, त धन झ का ज। तो उज्झटिका, उ धन ज धन झटिका, तो उज्झटिका। अब इसका नियम नंबर 2 हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि का, कि यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, पहले खंड के अंतिम अक्षर में जो है ह्रस्व स्वर आए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ ई उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो कह रहा है कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में ह्रस्व स्वर आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, अब देखिए पहले खंड के अंतिम अक्षर में बोल रहा है कि ह्रस्व स्वर आए, व्यंजन नहीं, ह्रस्व स्वर आए, और जो दूसरा खंड है उसके पहले अक्षर में जो है छ आए तो छ के पहले आधा च जुड़ जाएगा। अब इसको देखते हैं उदाहरण के साथ। तो उदाहरण है परिच्छेद, स्वच्छ और अनुच्छेद। 3 ही उदाहरण को देखते हैं। तो परिच्छेद का संधि विच्छेद होगा परिधन छेद। और नियम में हम लोग पढ़े थे कि जो पहला खंड है उसके अंतिम जो है कोई भी ह्रस्व स्वर हो तो परि, री पर छोटी ई की मात्रा है, और इसके बाद जो है छ आ रहा है तो परि। अब छ के जगह पर क्या बोला है कि च हो जाए। नियम हम लोग पढ़े थे कि अगर छ आए तो छ के पहले आधा च अपने आप लग जाएगा।
अगर कोई पहले खंड के अंतिम में कोई ह्रस्व स्वर आए और उसके बाद छ जब आएगा तो वहां पे आधा च स्वतः ही लग जाएगा। तब देखिए परिच्छेद, परिधन छेद, तो परि ई में छोटी ई है और छ आ रहा है तो यहाँ पे च ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा स्वतः ही, तो क्या हो जाएगा परिच्छेद। इसी प्रकार है स्वच्छ, तो स्वधन छ, तो स्व यहाँ पे अ आ रहा है, क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर आ गया अ और छ आया तो यहाँ पे आधा च खुद ही जुड़ जाएगा, तो स्वधन च धन छ स्वच्छ। फिर है अनुच्छेद, तो अनुधन छेद। अब यहाँ पे जो ऊ है वो दीर्घ नहीं है, ह्रस्व स्वर है, तो ऊ के बाद छ आया है तो यहाँ पे आधा च जुड़ेगा अनु के बाद, तो अनुधन च धन छेद, इसका संधि होगा अनुच्छेद। अब तीसरा नियम देखते हैं हम लोग कि तीसरा नियम क्या कहता है। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में च तथा छ आए तो आधा त का च हो जाएगा। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। उच्चारण, सच्चरित्र और जगत छाया। तो देखिए उच्चारण का होगा संधि विच्छेद उत धन चारण, उत धन चारण, और नियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो त है वो च में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या होगा उ धन च धन चारण, उच्चारण। त का च में परिवर्तित होना। नियम 3 बता रहा है कि यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आए, पहला खंड है और अंतिम अक्षर में क्या है त है, तो त आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में च, तो दूसरा खंड ये है और इसका पहला अक्षर च है, च आए तथा छ आए, ये जरूरी नहीं कि बस च आए, छ भी आ सकता है, छ आए तो जो अब यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे होगा, तो जो त है वह आधा च में परिवर्तित हो जाएगा, तो उत धन चारण, तो उच्चारण हो जाएगा इसका उच्चारण। इसी प्रकार सच्चरित्र को देखते हैं। तो सत धन चरित्र, तो यहाँ त आ रहा है, यहाँ च आ रहा है, तो यहाँ च की जगह परिवर्तन नहीं होगा, जो त है वो आधा च में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सच्चरित्र। जगत छाया, तो जगत धन छाया, यहाँ पे परिवर्तित होगा त में, त के जगह पर क्या हो जाएगा आधा च हो जाएगा, तो इसका संधि क्या होगा जगत छाया। तो ये रहा नियम 3। अब नियम 4 को समझेंगे। अब व्यंजन संधि के नियम 4 को देखेंगे। तो नियम 4 क्या कह रहा है कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में देखिए क च ट त प में से, यानी इन पांचों में से, किसमें क च ट त प में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में म अथवा न आए, तो देखिए क्या कह रहा है कि म अथवा न आए, किसमें दूसरे खंड के पहले अक्षर में म अथवा न आए, तो जो ये क च ट त प है अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। देखिए क का 5वां अक्षर क्या होगा अंग होगा, च का 5वां अक्षर क्या होगा य होगा, ट का 5वां अक्षर ड़ होगा, त का 5वां अक्षर न होगा और प का 5वां अक्षर म होगा। तो जो ये पांचों है क च ट त प, ये अंग य ड़ न म में परिवर्तित हो जाएगा। अब कब होगा परिवर्तित, कह रहा है कि दूसरे खंड के पहले अक्षर में म अथवा न आएगा तब। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए एक उदाहरण है वांग्मय। तो वांग्मय का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। तो वाक धन मय, वाक धन मय। अब देखिए यहाँ पे वाक है और हम लोग नियम पढ़े थे नियम नंबर 4 को कि क च ट त प में से कोई भी एक वर्ण आए तो क ही आ गया यहाँ पे वाक, तो कोई भी आए तो उसके जो क च ट त प है वो जो है अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो क का 5वां वर्ग क्या है अंग है, तो जो वाक है तो वाक की जगह क्या हो जाएगा वांग हो जाएगा, और ये मय तो है ही, तो इसका संधि क्या हो जाएगा वांग्मय। देखिए वाक धनमय, यहाँ से क को हम अलग कर दिए, यहाँ से म को अलग कर दिए, तो क के स्थान पर जब म आया है तो अंग हो गया है, तो इसका देखिए वा धन अंग धनमय, इसका संधि होगा वांग्मय। इसी प्रकार से उन्नति को देखते हैं। तो उत धन नति, उत धन नति में त के जगह पर क्या हो जाएगा न का ही, न खुद ही 5वां है तो 5वां ही होगा इसका, तो उन्नति उन्नति। इसी प्रकार से अपमय, अमय का देखते हैं अपधनमय।
तो ये प जो है, प का पांचवा क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। अपने पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा ना जो प है, तो म यहाँ पे हो जाएगा। तो अप धन मय, अब अमय हो जाएगा, अमय। फिर है जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो जगत धननाथ, तो त का पांचवा वर्ग क्या होगा, न हो जाएगा। तो क्या होगा, जगन्नाथ, यहाँ पे जगन्नाथ हो जाएगा। अब अगला नियम देखते हैं, व्यंजन संधि का पांचवा नियम। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में त अथवा द आए, क्या आएगा अंतिम अक्षर में, पहले खंड के अंतिम अक्षर में त अथवा द आए, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ल आए, तो देखिए दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आए, ल आए, तो जो त और द है उसका भी ल हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा बल्कि वो ल में ही परिवर्तित होगा। कह रहा है कि जब पहले खंड के अंतिम अक्षर में त अथवा द आएगा और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ल आएगा, तो जो त और द है उसकी जगह पे ल बन जाएगा। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। तो देखते हैं, उल्लेख एक शब्द है, उल्लेख का संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन लेख हो जाएगा। तो नियम के अनुसार त यहाँ पे आया, पहले खंड का अंतिम जो वर्ण है त आ गया नियम के अनुसार, और यहाँ पे जो दूसरा खंड है उसके पहले अक्षर में ल भी आ गया, तो नियम से सही जा रहे हैं हम लोग। तो ये त है और ये ल है, तो जब ल आया है तो ये जो त है वो ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उ धन ल धन लेख, उल्लेख। दूसरा नियम है, दूसरा उदाहरण है उल्लास। तो उल्लास का संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन लास, यह भी नियम के अनुसार है, त का जो है ल में परिवर्तित हो जाएगा, ये जो त है, तो उत धन लास, उल्लास हो जाएगा। फिर है तल्लीन, तल्लीन का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन लीन आएगा, तो तत् जो तत् त है यहाँ पे ल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। अब अगला नियम पढ़ेंगे हम लोग कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में म आए। अब देखिए नियम 6 क्या कह रहा है कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में म आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में पंचमाक्षर अंग य ण न म को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, कहने का मतलब है ये जो पंचमाक्षर है इसको छोड़ करके पांचों वर्ग में से कोई भी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ते हैं नियम को, क्या कह रहा है कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में म आए, सिर्फ म आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, यानी पंचमाक्षर को छोड़कर, जैसे मान लीजिए क ख ग घ, यहाँ पे पंचमाक्षर नहीं है, इसको छोड़ करके। उसी प्रकार से च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, इन सभी में से कोई भी एक स्पर्श व्यंजन, ये सब है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, उसमें से 25 यहाँ पंचमाक्षर को छोड़ के यहाँ पे लिखा है। तो कह रहा इन सभी में से कोई आए, कोई व्यंजन आए तो जो म आ रहा है उसकी जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं इसका। तो एक पहला उदाहरण है संगम। तो संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन गम। अब देखिए नियम में हम लोग पढ़े थे कि पहले खंड के अंतिम में जो अंतिम अक्षर है वहां पे म आए, तो म आ गया। और आगे पढ़े थे कि दूसरे खंड के पहले अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए, तो देखिए यहाँ पे पंचमाक्षर नहीं आया है बल्कि ग आया है, तीसरा वर्ण, क ख ग, कंठ का तीसरा वर्ण है ये। तो सम धन गम, तो म के जगह पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये म का जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संगम, स पर अनुस्वार लग जाएगा। दूसरा उदाहरण है अहंकार। तो अहंकार का संधि विच्छेद होगा अहम धनकार, अहम धनकार। अब जब इसको हम लोग संधि करेंगे तो जो म है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो ह के ऊपर लग जाएगा, अहंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है किंचित। तो किम धन चित, किम धन चित, तो किम जो म है ये अनुस्वार में हो जाएगा और ये हो जाएगा किंचित। अगला नियम है यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर अंग य ण न म, इन सभी को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, जैसे क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, इन सभी में से कोई भी आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में हर हाल में ह आए तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे
फिर चौथे वर्ण में बदलकर ह का स्थान लेगा। एक बार पुनः देखते हैं अच्छे से इस नियम को कि यदि किसी पहले खंड के अंतिम अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़ करके, पंचमाक्षर ना आए, उसको छोड़ करके कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो क्या होगा? कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तथा, ये तो प्रथम पहले खंड की बात हो गई, कोई भी स्पर्श व्यंजन आए। अब दूसरे खंड का क्या कर रहा है कि दूसरे खंड के पहले अक्षर में हर हाल में ह आए तो पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे फिर चौथे वर्ण में बदलकर ह का स्थान लेगा। अब देखते हैं इसका उदाहरण। तो चलिए इसके उदाहरण को अच्छे से समझते हैं। क्या कर रहा है उदाहरण? एक उदाहरण है, तो जो त है इसका तीसरा वर्ण क्या है? द है, और तीसरे के बाद चौथे। नियम में हम लोग पढ़े थे कि पहला अक्षर अपने ही वर्ग के क्या हो जाएगा? तीसरे और चौथे में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो ये पहले खंड का अंतिम अक्षर है ये अपने ही खंड के पहले तीसरा में बदलेगा, फिर चौथे में परिवर्तित होगा। तो उत, तो त की जगह उद, फिर उसके बाद ये तीसरा वर्ण है, अब उसके बाद चौथा आएगा उद्धार, र हो जाएगा और ह का लोप हो जाएगा। नियम के अनुसार जब ह आएगा तभी ये होगा कि अपने ही वर्ग के तीसरे में और चौथे में परिवर्तित होगा। तो ये नियम समझ में आया? एक बार पुनः देखते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि उत धन हार। अब इसका संधि विच्छेद हो रहा है उत, तो नियम कह रहा था कि त नहीं, पंचमाक्षर को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, तो ये स्पर्श व्यंजन ही है त, और इसके बाद जो दूसरा खंड है उसमें जो है हर हाल में ह आना चाहिए। तो यहाँ नियम के अनुसार ह भी आ गया। तो जो अब यहाँ ह आने से जो ये त है प्रथम खंड का, पहले खंड का, तो ये त जो है पहले अपने खंड के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, फिर उसके बाद चौथे वर्ण में। तो तीसरा वर्ण देखिए, त के बाद त, थ और द आता है, तो द तीसरा वर्ण हो गया। फिर द के बाद ध आता है जो चौथा वर्ण है। तो इसका संधि क्या हो जाएगा? उद्धार। उद्धार, आधा द, ध पर आक मतलब धार, उद्धार। ह आने से यहाँ पे ह का फिर लोप हो जाएगा। अब अगला एक और है पद्धति। तो पत धन हति, इसका संधि विच्छेद होगा, पत धन हति। अब यहाँ पे भी वही नियम है, जब त आ गया, त है ही और नियम के अनुसार ह भी आ गया, तो यहाँ ह आने से ये जो त है अपने ही वर्ग के पहले तीसरे वर्ण में फिर चौथे वर्ण में परिवर्तित होगा। तो क्या हो जाएगा? प धन द धन ध धन ति, पद्धति। ये नियम 7 था। अब अगला नियम देखते हैं। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क, च, ट, त, प में से कोई एक आए, देखिए कह रहा है कि पहले खंड के अंतिम अक्षर में, पहले खंड के अंतिम अक्षर में जो है क, च, ट, त, प, इन पांचों में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के ग, ज, ड, द, ब पहले अक्षर में किसी भी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण आए या र, ल, व, त आ जाए तो क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। अब इसका भी हम लोग उदाहरण से समझेंगे। तो एक उदाहरण है वाक जाल। तो वाक जाल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाक धन जाल होगा। अब जो ये क है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा था कि ज आए तो ग, ज, ड, द, ब, ये था ना तीसरा व चौथा वर्ण आए तो जो र, ल, व, त आ रहा है उसके स्थान पर क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो क का तीसरा अक्षर कौन होगा? ग होगा। तो ये जो वाक धन जाल है, तो वाक क जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका संधि होगा वाक जाल। देखिए वाक क के जगह पे ग बन गया है और जाल है, तो इसका संधि हो जाएगा वाक जाल। इसी प्रकार से सद्भावना है, तो सत धन भावना, त का तीसरा वर्ण क्या होगा? द होगा, तो क्या हो जाएगा इसका? स धन द धन भावना, इसका संधि होगा सद्भावना। सदगीत, सदगीत का संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन गीत होगा, और त जो है इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? द होगा, तो स धन द धन गीत, इसका संधि हो जाएगा सदगीत। तो हमारा व्यंजन संधि जो है खत्म हो गया। इसके हम लोग 7-8 नियम पढ़े हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि को देखते हैं कि विसर्ग संधि वह संधि है जिसमें स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मध्य यानी बीच विसर्ग आ जाता है। विसर्ग संधि वह संधि है जिसमें स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मध्य विसर्ग आ जाता है। जैसे देखते हैं स्वर, फिर विसर्ग,
फिर धन व्यंजन, तो इसका भी परिवर्तित विसर्ग में हो जाएगा। स्वर विसर्ग, फिर स्वर रहेगा तभी विसर्ग संधि होगा। व्यंजन विसर्ग धन व्यंजन रहेगा तभी विसर्ग संधि होगा। अब इसका भी नियम ही चलता है व्यंजन के जैसे। जैसे हम लोग व्यंजन में नियम के अनुसार समझे हैं, उसी प्रकार से विसर्ग संधि को भी देखेंगे। तो इसका प्रथम नियम देखते हैं क्या कहता है। यदि विसर्ग के पहले अ आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण आए। देखिए कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए तथा विसर्ग के बाद, यहाँ सब खेल विसर्ग के पहले विसर्ग के बाद का ही है। तो विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद भी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण आए अथवा य र ल व में से कोई एक आए तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि पहले अ आए विसर्ग से, ठीक है, और बाद में बाद में किसी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण आए और अथवा या य र ल व में से कोई एक आए तो जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको हम लोग उदाहरण से पढ़ेंगे। अब इसका उदाहरण है मनोयोग। तो मनोयोग का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन योग होगा। तो जो मन है, मन में अ है, ठीक, मन में अ है और अ के बाद जो है विसर्ग आ रहा है। नियम हम लोग पढ़े थे कि विसर्ग से पहले अ आए, तो विसर्ग से पहले नियम के अनुसार अ आ ही गया और कह रहा है उसके विसर्ग के बाद जो है वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य र ल व में से कोई एक आए। तो य र ल व में से ये य आ गया। नियम के समान ही चल रहा है जैसे नियम बताया। देखिए विसर्ग से पहले अ हो गया और विसर्ग के बाद य हो गया। तो क्या हो जाएगा, जो ये विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा, मन धन ओ धन योग। अब इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो मनोधन योग होगा और इसका पूरा संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनोयोग। इसी प्रकार से तपोभूमि का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो तपह धन भूमि। यहाँ पर भी ये जो विसर्ग है वो अ से पहले है, विसर्ग से पहले अ आया है नियम के अनुसार, और उसके बाद बोला था कि तीसरा व चौथा आए या य र ल आए। तो देखिए यहाँ भ आ गया है, तो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद भ है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो इसका संधि होगा तपह धन ओ धन भूमि। अब जब जोड़ेंगे तो तपो हो जाएगा और भूमि है ही, जब इसका संधि करेंगे तो तपो भूमि हो जाएगा। इसी प्रकार से मनोरमा को देखते हैं तो मनः धन रमा। तो मनः विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद जो है र है, य र ल व जो था तो उसमें से र आ गया तो दोनों का योग हुआ है तो क्या बना है, ओ बना है। तो मन धन ओ धन रमा, इसको जोड़ेंगे तो मनो धन रमा हो जाएगा और इसका संधि करेंगे तो मनोरमा हो जाएगा। अब हम लोग विसर्ग संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए लेकिन अ आ को छोड़ करके, नियम बता रहा है कि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर आए जैसे ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये सब, तथा विसर्ग के बाद कह रहा कि पहले ये सब आए, बस अ आ को छोड़ करके ये सब आए विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग के तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण आए, क्या आए, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आए या आ आए तो, देखिए यहाँ पे आ पहले खंड के विसर्ग से पहले को मना किया है कि विसर्ग से पहले अ आ न आए, अ आ को छोड़ करके ये सब आए, और उसके बाद कह रहा है कि विसर्ग के बाद जो है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या आ आए तो विसर्ग का आधा क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। विसर्ग का आधा र हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं आशीर्वाद। तो आशीर्वाद का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आशीह धनवाद। तो नियम के अनुसार यहाँ पे जो है ई आ गया, बस नियम बोला था कि आ और आ नहीं आना चाहिए विसर्ग से पहले, तो विसर्ग से पहले ई आ गया और विसर्ग के बाद जो है व आ गया। अब देखिए तो जब ये ई और व है तो यहाँ पे विसर्ग की जगह पर नियम बताया है कि र हो जाएगा। तो आशी धन र धनवाद। अब इसका हम लोग संधि करेंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा। इसी प्रकार से निराशा को देखते हैं तो निह धन आशा, निह धन शाह दिया है, निह धन शाह। तो निह विसर्ग से पहले ई आ रहा है और विसर्ग के बाद तो आ आएगा ही। नियम बताया है कि विसर्ग से पहले आ नहीं आना चाहिए, विसर्ग के बाद आ सकता है आ। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का जो है र हो जाएगा, विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाएगा।
तो इसका संधि हम लोग जोड़ेंगे तो निह धन र धन शा, निराशा। निराकार को देखते हैं तो निह धन आकार, तो निह विसर्ग से पहले ई आ गया और आकार विसर्ग के बाद आ गया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। इसका हम लोग जोड़ेंगे तो निह धन र धन आकार और संधि हो जाएगा निराकार। और फिर है विसर्ग संधि का तीसरा और अंतिम नियम कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, अ ई उ री, तो ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद च छ श में से कोई एक आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। नियम है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर, न कि दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद जो है च छ और स में से कोई एक आए तो विसर्ग का जो है श हो जाएगा। अब इसको उदाहरण से पढ़ेंगे। एक उदाहरण है निश्चय, तो निश्चय का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग निह धन छल। अब निह यानी विसर्ग से पहले ई आया है, कोई भी ह्रस्व स्वर, तो ई आया है और उसके बाद छ आया है, तो हम लोग नियम में पढ़े थे कि च छ श में से कोई भी एक वर्ण आए तो यहाँ पे छ आ गया है, तो इसका किस रूप में परिवर्तित होगा, श के रूप में, तो स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निह धन श धन छल, संधि होगा निश्चल, सॉरी निश्चय, यहाँ पे छल निश्चय यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे गलत ही लिख दी हूं, चय होना चाहिए और यहाँ पे भी निश्चय, इसमें का उसमें हो गया। यहाँ पे निश्चल दिया है तो निश्चल का तो बताइए। अब देखते हैं दुःशासन, तो दुह धन शासन, तो दुह विसर्ग से पहले उ आ रहा है और श है, तो इसका परिवर्तन श में हो जाएगा और फिर होगा दुह धन श धन शासन और दुःशासन हो जाएगा इसका संधि। तो आज के वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ लिए हैं और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो कोई अपलोड करूं तो आपके यहाँ पहुंचे। धन्यवाद।